नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, जहां पर सोमवार को केदारनाथ के उत्सव यात्रा ऊखीमठ के ओंकारेश्वर मंदिर में भव्य पूजा पाठ के साथ संपन्न हो गई। ऊखीमठ में केदारनाथ की पंचमुखी उत्सव मूर्ति को परंपरागत पूजा अर्चना के साथ मंदिर के गर्भगृह में रखा गया। भगवान केदार की उत्सव मूर्ति के ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होने के साथ केदारनाथ की शीतकालीन पूजाएं भी उसी मठ में शुरू होती हैं। तो केदारनाथ भगवान की पंचमुखी उत्सव मूर्ति डोली कई स्थानों में शीतकालीन गद्दी स्थल श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंची, जहां डोली का भव्य स्वागत किया गया। इसी के साथ पंच केदार गद्दी स्थल में शीतकालीन पूजाएं शुरू हो गई। इस अवसर पर पुजारी बागेश लिंग रावल, भीमाशंकर के प्रतिनिधि सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन, तीर्थ पुरोहित, स्थानीय पंचगाई प्रतिनिधि मौजूद रहे। द्वितीय केदार महेश्वर के कपाट 22 नवंबर को बंद हो जाएंगे। महेश्वर के उत्सव डोली 25 नवंबर को श्री ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ पहुंचेगी। शीतकालीन हेतु श्री केदारनाथ धाम, गंगोत्री, श्री यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं, जबकि बद्रीनाथ धाम के कपाट 20 नवंबर को बंद हो जाएंगे। अभी तक 4,65,000 से अधिक तीर्थयात्री चार धाम पहुंच गए हैं। तो अब खबर देहरादून से, जहां आप प्रवक्ता नवीन पिरशाली की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और ऐसे में स्थापना दिवस पर आप 70 विधानसभा में प्रदर्शन करेंगे। 21 सालों में बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों पर इस दौरान प्रदर्शन किया जाना है। जनता की तरफ से दोनों राजनीतिक दलों से 21 सवाल पूछे जाएंगे। तो वहीं कर्नल कोठियाल दोपहर 12 बजे मसूरी शहीद स्थल जाएंगे। उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारी शहीदों को इस दौरान वो श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। उत्तराखंड की जनता की तरफ से कर्नल कोठियाल चार्जशीट भी पेश करेंगे। तो वहीं आप प्रवक्ता नवीन पिरशाली की प्रेस वार्ता हुई। जनता की तरफ से दोनों राजनीतिक पार्टियों की तरफ से 12 सवाल रखे गए हैं और ऐसे में कर्नल कोठियाल दोपहर को शहीद स्थल पहुंचेंगे। आप प्रवक्ता नवीन पिरशाली की प्रेस कॉन्फ्रेंस से जुड़ी तमाम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 21 सालों में बेरोजगारी जैसे कई मुद्दों को लेकर के चर्चा की गई है। इसके साथ ही आगामी चुनाव को देखते हुए इस प्रेस वार्ता को अहम माना जा रहा है। तो वहीं 9 नवंबर को राज्य स्थापना दिवस से पहले ही मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने गैरसैंण को राजधानी बनाए जाने का मुद्दा एक बार फिर से छेड़ दिया है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने दावा किया है कि अगर साल 2022 में कांग्रेस की सरकार बनती है तो सरकार बनने के कुछ सालों के भीतर ही गैरसैंण को न सिर्फ स्थायी राजधानी घोषित कर दिया जाएगा, बल्कि वहां की व्यवस्थाओं को भी राजधानी के रूप में पूरी तरीके से दुरुस्त किया जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि भाजपा सरकार ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है और वो ही मूलभूत सुविधाओं को भी विकसित कर रही है। इसके साथ ही कहा कि गैरसैंण सभी की भावनाओं का केंद्र है, ऐसे में किसी को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो वहीं आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सभी राजनीतिक पार्टियां दमखम से तैयारियों में जुटी हुई हैं। इसी क्रम में समाजवादी पार्टी भी अपनी राजनीतियों को धार देने की कवायद शुरू कर चुकी है। इसके लिए समाजवादी पार्टी ने प्रदेश कार्यकारिणी बैठक ली, जिसमें निर्णय लिया गया कि आगामी 2020 में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी 70 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। देहरादून पहुंचेंगे समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रभारी राजेंद्र चौधरी और उन्होंने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिवली बातचीत की है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी पूरी तरह से सक्रिय होगी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद प्रदेश प्रभारी राजेंद्र चौधरी से बात करेंगे। सर, क्या कुछ रणनीति हमने बनाई आगामी चुनाव को लेकर के? नहीं, रणनीति तो समाजवादी पार्टी लगातार उस पर काम कर रही है और अखिलेश यादव जी ने कहा कि हम 70 के 70 विधानसभा सीट पर लड़ेंगे 2022 में। इसलिए हमारे राज्य कार्यकारिणी में भी ये फैसला हुआ है और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमारे पास प्रत्याशियों के नाम आ गए हैं, जल्दी उन्हें फाइनल भी करेंगे। उत्तराखंड में 2 दशकों में जो विश्वासघात हुआ है जनता के साथ, समाजवादी पार्टी एक विकल्प के तौर पर अपने उम्मीदवारों को पेश करेगी और श्री अखिलेश यादव जी का भी यहाँ रैली का कार्यक्रम होगा। हम जल्दी उस कार्यक्रम को भी अंतिम रूप देने वाले हैं। उत्तराखंड की जनता के लिए ये एक ऐसा अवसर है जो लोकतंत्र बचाने के लिए एक अग्नि परीक्षा है और
विकास हुआ नहीं है, जनता के साथ धोखा हुआ है। इसलिए 2022 में समाजवादी पार्टी सभी 70 के 70 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव लड़ेगी और जनता के बीच में हम एक ईमानदार कोशिश के तौर पर जा रहे हैं। कितनी बड़ी चुनौती मानती हूँ कि शुरू से अगर बात करें राज गठन के बाद से बीजेपी और कांग्रेस ही सत्ता पर काबिज रही है, तो कितनी चुनौती आप मानते हम तो कह रहे हैं ना, कांग्रेस और भाजपा ने उत्तराखंड की जनता के साथ धोखा दिया है, छल किया है। ये लोकतंत्र के लिए बड़ा खतरा है और अब तो भाजपा सरकार में है। भाजपा ने जिस तरह का आचरण दिखाया, जनता की आवाज़ को दबाया, वादा खिलाफी की, ये वादा खिलाफी जनता अब और अवसर नहीं दे सकती भाजपा को। इसलिए ये बड़ा अवसर है जनता के पास। अब भाजपा को सत्ता से बाहर जाना होगा। आपको लेकर उत्तराखंड में चुनाव लड़ेंगे? हम पलायन के साथ जो इन्होंने छल किया है, हम उसको रोकना चाहते हैं। हम रोजगार स्थानीय स्तर पर हो, कुटीर उद्योगों का विकास हो, किसानों की फसल का एमएसपी यहाँ लागू हो सके, उनको उनकी फसल का पूरा मूल्य मिल सके, यहाँ की स्वास्थ्य सेवाओं का विकेंद्रीकरण हो सके, वो पहाड़ तक जा सकें, दूर दराज तक जा सकें। ये सब मुद्दे हमारे रहेंगे, विकास के मुद्दे रहेंगे। यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में गरीब से गरीब बच्चे को भी काम मिल सके, छोटे से छोटे दुकानदार को भी उसको रोजगार का सम्मानजनक अवसर मिल सके, ये सब हमारे मुद्दे रहेंगे। तो थे प्रदेश प्रभारी समाजवादी पार्टी के, जिनका साफ तौर पर कहना है कि आगामी विधानसभा चुनाव के दौरान 70 की 70 विधानसभा सीटों पर यह चुनाव लड़ेंगे और फतह हासिल करेंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ रोहित सोनी, इंडिया न्यूज, देहरादून। आगामी तो इसी बीच रुक कर लेते हैं एक बड़ी और अहम जानकारी का। बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 21 साल का हो गया है उत्तराखंड। विभाजन के बाद से ही उत्तराखंड को नया नाम मिला और उसके साथ ही 21वें स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रमों का आयोजन होना है। ऐसे में रैतिक परेड कार्यक्रम में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। पुलिस लाइन देहरादून में ये मुख्य कार्यक्रम किया जाना है। कई कार्यक्रम आज के दिन आयोजित किए जाएंगे, जिसमें सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत सिंह भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगे। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर 21 साल पूरे हो गए हैं उत्तराखंड को और इसके साथ ही 21वें स्थापना दिवस पर कई कार्यक्रम हैं जिनका आज आयोजन होना है। और ऐसे में रैतिक परेड कार्यक्रम में खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शामिल होने जा रहे हैं। पुलिस लाइन देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन होना है और इस दौरान अगर बात की जाए सीएम धामी और राज्यपाल गुरमीत की, तो वो भी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद होंगे। तो इसी खबर पर तमाम अपडेट के लिए रुख कर लेते हैं डॉक्टर प्रवीण कुमार का, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रवीण, अगर बात की जाए आज के दिन की, तो आज का दिन बेहद ही खास है। जैसा कि हम सब जानते हैं, तमाम कार्यक्रम लाइन अप किए गए हैं। सबसे पहले नजर डालते हैं वो कौन कौन से कार्यक्रम हैं और उनको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं। देखिए, उत्तराखंड बनाने का एक अपना इतिहास है, इसके पीछे लंबी लड़ाई है और उत्तराखंड के तमाम जो आंदोलनकारी है उनका जो है वो आंदोलन है, जिसकी वजह से उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से 2000 में 9 नवंबर को अलग हुआ। और उसके बाद उनके पीछे एक मकसद ये था कि पहाड़ का विकास पहाड़ में ही हो और पहाड़ की राजधानी पहाड़ में हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर उस समय लड़ाई लड़ी गई थी और ये कहा गया था कि लखनऊ से उत्तराखंड का विकास नहीं किया जा सकता, बल्कि एक छोटे से राज्य बनाकर इसके विकास को अंजाम तक पहुंचाया जाए। और आज 21 साल का उत्तराखंड हो गया है और आज कई सारे कार्यक्रम है, राज्य स्थापना दिवस है, जगह जगह पर रंगारंग कार्यक्रम के आयोजन किए गए हैं। आज पुलिस लाइन में रैतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल होंगे, मुख्य अतिथि रहेंगे और वहां पर अपनी बात रखेंगे। इसके साथ ही उत्तराखंड में जो है परेड को सलामी भी लेंगे, वहीं पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, उनके साथ राज्यपाल भी मौजूद रहेंगे और तमाम कैबिनेट के सदस्य भी मौजूद रहेंगे। उन्होंने एक आज से गौरव सम्मान पुरस्कार की उन्होंने शुरुआत की है, जो अलग अलग क्षेत्र से आने वाले जो विशिष्ट सेवा में उन्होंने सेवा दी है या उनको उन्होंने विशिष्ट काम किए हैं, उनको गौरव पुरस्कार दिया जाएगा। इसके बाद सीधे गैरसैंण जाएंगे, जो कि उत्तराखंड की ग्रीष्म राजधानी है और आंदोलन के दौरान जो गैरसैंण को राजधानी बनाने की मांग चली आ रही थी, आज भी उस पर राजनीति होती है।
हालांकि पिछले दिनों इसको ग्रीष्मकालीन राजधानी बीजेपी सरकार ने घोषित कर दी, तो वहां भी कई सारे कार्यक्रम है, कई जगह मैराथन दौड़ का भी आयोजन किया गया। तो अलग अलग जगहों पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 7 दिनों तक ये चलेगा, पूरा एक सप्ताह तक राज्य स्थापना दिवस के कार्यक्रम न्याय पंचायत स्तर पर चलाने की घोषणा है। तो कुल मिला के बड़ा कार्यक्रम है, बड़ा दिन है उत्तराखंड के लिए, और कहीं ना कहीं उन तमाम विषयों पर भी बातचीत होगी। पलायन, बेरोजगारी, पहाड़ की पानी और पहाड़ की जवानी को कैसे रोका जाए, इन तमाम मुद्दों पर भी चर्चा और विमर्श होगी आज। जी बिल्कुल प्रवीण, क्योंकि आज का दिन बेहद ही खास है तो तमाम कार्यक्रम होंगे। और कुछ मुख्य कार्यक्रमों की बात करें, क्या और भी तमाम कार्यक्रम हैं जिनमें खुद सीएम पहुंच सकते हैं, शिरकत कर सकते हैं और इस तरीके से या फिर जनता को संबोधित कर सकते हैं? इस तरीके के और भी कार्यक्रम क्या लागू किए गए हैं आज के दिन? कार्यक्रम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। मुख्यमंत्री खुद जनता से संबोधन करेंगे पुलिस लाइन में, जो सुबह कार्यक्रम है, तकरीबन 9 सवा 9 बजे से कार्यक्रम ये शुरू हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ से 12 बजे के शपथी जाएंगे, गैर जाएंगे, वहाँ पर भी जो कार्यक्रम है सांस्कृतिक कार्यक्रम है, वहाँ शिरकत करेंगे, वहाँ पर भी जनता को संबोधित करेंगे। स्टॉल लगाए गए हैं, राज्य के उत्पादन से संबंधित, लघु हस्तकरघा के संबंधित स्टॉल लगाए, उनका मुआयना करेंगे। साथ ही उत्तराखंड को किस दिशा में किस तरह से ले जाएंगे, अपना रोडमैप जनता के सामने पेश करेंगे। तो निश्चित तौर पर कार्यक्रम है, जनता से भी मुखातिब होंगे मुख्यमंत्री और अपनी बात भी रखेंगे। जी बिल्कुल प्रवीण, और अगर बात की जाए उत्तराखंड की, तो और कौन कौन से ऐसी जगह है जहां पर मुख्य और भव्य रूप पर कार्यक्रमों का आयोजन होना है, और कौन कौन से वो चेहरे हैं, राजनीतिक चेहरे हैं जो वहां शिरकत कर सकते हैं? देखिए, देहरादून और गैरसैंण के अलावे मुख्यमंत्री ने साफ तौर पे कहा है कि न्याय स्तर पे, न्याय पंचायत स्तर पे जो है इस कार्यक्रम को करना है। राज्य स्थापना दिवस में पहले क्या स्थिति थी, आज की क्या स्थिति है और आगे किस तरह से काम करने की जरूरत है, इन तमाम विषयों पर बातचीत होगी। सरकार ने, बीजेपी सरकार ने किस तरह से काम किया है, उनके बारे में जानकारी दी जाएगी न्याय स्तर पर। तो 7 दिनों तक ये कार्यक्रम चलेगा और हर राज्य से संबंधित जानकारी दी जाएगी। उत्तराखंड को मूल रूप से पर्यटन के लिए, धर्म जो तीर्थाटन के लिए जाना जाता है, खास करके जो पर्यटन और तीर्थाटन है, इसकी रीढ़ की हड्डी है यहाँ के आर्थिकी की, और उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, इस पर भी मुख्यमंत्री बात जी प्रवीण, जी बिल्कुल सही कहा आपने। भव्य रूप से आज तमाम कार्यक्रमों का आयोजन होना है और अपनी ही एक छवि है उत्तराखंड की। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, आपसे और भी तमाम अपडेट लेते रहेंगे। तो ऐसे में नवंबर को हल्द्वानी के रामलीला ग्राउंड में कांग्रेस की विजय शंखनाथ रैली को अनुमति नहीं मिलने के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में राज्य सरकार का पुतला फूंका है। आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार कांग्रेस की विजय शंखनाथ रैली से डर गई है और इसी डर के चलते उन्होंने कांग्रेस के कार्यक्रम स्थल में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की पार्किंग को अनुमति नहीं दी है। कांग्रेस की रैली में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह को शामिल होना था। यही नहीं, इस कार्यक्रम में हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य के स्वागत की भी तैयारियां तेज थीं। लेकिन 10 नवंबर को हल्द्वानी के मिनी स्टेडियम में राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर एक भव्य कार्यक्रम आयोजित होना है, जिसके चलते रामलीला ग्राउंड को सीएम के कार्यक्रम का पार्किंग स्थल बना दिया गया है। कांग्रेस की रैली को अनुमति न मिलने के विरोध में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार का पुतला फूंका है। तो अब खबर हरिद्वार से, जहां पर हरिद्वार कुंभ मेले के दौरान हुए कोविड टेस्ट घोटाले के मुख्य आरोपियों को एसआईटी ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार दोनों आरोपी शरद पंत और मल्लिका पंत पति पत्नी हैं। एसआईटी ने नोएडा स्थित उनके घर से ही दोनों को गिरफ्तारी की है। गिरफ्तारी के बाद से ही हरिद्वार एसएसपी ने प्रेस वार्ता कर पूरे मामले का खुलासा किया है। एसएसपी योगेंद्र सिंह रावत ने बताया कि शरद पंत और मल्लिका पंत मैक्स कॉर्पोरेट सर्विसेज कंपनी के पार्टनर हैं। दोनों ने नियमों के विरुद्ध कुंभ मेले में कोरोना टेस्ट करने का कॉन्ट्रैक्ट लिया है। इसके साथ ही उन्होंने फर्जी डेटा बनाकर करीब 4 करोड़ रुपए के बिल मेला प्रशासन को सबमिट किए, जिसकी एवज में उन्हें 15 लाख का भुगतान भी किया गया। एसपी ने यह भी बताया कि अभी 5 लोग और पुलिस की रडार पर हैं, जिनकी जांच की जा रही है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।